नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो हमने क्लास 11 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरुआत की है, जिसमें से हमने पहला और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज जो हमारा अगला चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है, जिसका शीर्षक है तीन महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। तो इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि आपको डिटेल में ना पढ़ा के इसको शॉर्ट वाइज नोट्स के एक तरफ से कंप्लीट करा रहा हूँ, जिससे आपको क्या रहे कि मतलब कम समय में आप पूरा जो आप कह सकते हैं कि लेसन में या फिर इस थर्ड लेसन में जो दिया गया है उसको शॉर्टकट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी समझ में आ सके और आपके लिए परीक्षा के हिसाब से उपयोगी रहे। तो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो इसका जैसे शीर्षक हमने बुक से जैसे देखेंगे तो रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इस भाग को बनाया, संवारा और साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहां स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। तो ये वहीं बस के नहीं, हर साम्राज्य की एक कह सकते हैं कि दास व्यवस्था बड़ी जोरों शोरों से चलती थी, है ना। 5वीं शताब्दी में उसके बाद के समय में पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गए, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसे इसकी शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया। तो हम इसके अब आज का लेसन शुरू करते हैं, तो देखते हैं क्या है। तो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यानी अपना ये जो है रोमन साम्राज्य, तो परिचय में देखेंगे तो इसमें क्या है कि रोम साम्राज्य काफी दूर दूर तक फैला हुआ था, है ना। इस साम्राज्य का अधिकांश यूरोप, आज के समय में जो यूरोप है वो भी इसमें पूरी तरह से सम्मिलित था, है ना। और पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग इसमें सम्मिलित था। रोम इतिहासकारों के लिए पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज, भौतिक अवशेष, स्रोत सामग्री के रूप में विशाल भंडार मौजूद है। मतलब क्या है कि जो रोम साम्राज्य था वहाँ जो पुस्तकों का भंडार है, यानी जो आपके पूरा पुरातात्विक जो लेख हैं या फिर पाठ्य सामग्री, दस्तावेज हैं, भौतिक अवशेष, वो प्रचुर मात्रा में है, जिससे उस साम्राज्य के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। तो समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे को वर्ष वृत्तांत कहा जाता था। पेपराइस क्या है? पेपराइस क्या होता है? एक सरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। इन सभी कारणों से क्या होता था कि रोम साम्राज्य में उस टाइम पे लेखन सामग्री, लेखन कला बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। साम्राज्य का आरंभिक काल, तो साम्राज्य का आरंभिक काल कैसा था? कहने का तात्पर्य ऐसा है कि रोम साम्राज्य में 509 से 27 ईसा पूर्व गणतंत्र शासन व्यवस्था चली, है ना। प्रथम सम्राट कौन थे? जो जाने माने थे, ऑगस्टस प्रथम सम्राट थे, जो 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्तापलट किया और स्वयं सम्राट बन गया। उसे राज्य का प्रिंसिपेट कहा गया, है ना। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था, निरंकुश शासक नहीं था। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के तीन प्रमुख खिलाड़ी थे, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। मतलब जो शासन लोगों पर होता था या फिर जो नियंत्रण करना होता था बाहरी देश के भूभाग पर, तो उसमें जो हमारा एक तरह से रोमन साम्राज्य में जो प्रमुख तीन वर्चस्वशाली खिलाड़ी थे या फिर वर्चस्वशाली लोग थे, उसमें से पहला आपका सम्राट था, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा सेना, जिसकी मदद से बहुत सारे प्रांतों को जीता जा सकता था, जिससे प्रांतों की स्थापना होती थी। इसमें सार्वजनिक स्नानगृह आदि की व्यवस्था थी। तीसरी शताब्दी के इसमें संकट क्या आया? तो ये तो हमने रोमन साम्राज्य को देखे। तीसरी शताब्दी में क्या है कि प्रथम और द्वितीय शताब्दी शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी रोमन साम्राज्य के। तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा जब ईरान के ससानी वंश में बार बार आक्रमण हुए। इसी बीच क्या हुआ कि जर्मन मूल की जनजातियां फ्रैंक, एल्मनाई और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में स्थिरता हुई, है ना। तो 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। तो कोई भी शासन या साम्राज्य ज्यादा टिकाऊ रहे या फिर चलता, उसका सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो कह सकते हैं कि सम्राट होता है। अगर जो सम्राट है वो एक छत्र शासन करता है और लंबे समय तक शासन करता है, तो क्या रहता है, साम्राज्य का विस्तार होता रहता है।
लेकिन अगर बार बार सम्राट चेंज होते गए तो साम्राज्य में स्थिरता हो जाती है, जिसके कारण कहते हैं नया सम्राट आता है तो नए तरह के नियम बनाता है, लोगों में उसको अपनी पैठ बनाने में समय लगता है, सेना में विश्वास दिलाने में समय लगता है, जिससे क्या होता है साम्राज्य में स्थिरता हो जाती है। यही है जो तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के साथ हुआ, क्योंकि 47 वर्षों में लगभग 25 सम्राट हुए, है ना, ऐसे, जिस कारण से इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता था। अब हम देखेंगे कि रोमन साम्राज्य की संस्कृति कैसी थी, शिक्षा, लिंग, साक्षरता, वहाँ क्या कैसा था। तो क्या था, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार समाज में चलन था, मतलब वहाँ बहु परिवार वाली व्यवस्था नहीं थी, मतलब दादा जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गए उनमें से नहीं, माता पिता और बच्चे एकल परिवार समाज में था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, संपत्ति में स्वामित्व और संचालन में कानून का अधिकार होता था, काम चलाऊ साक्षरता होती थी और सांस्कृतिक विविधता भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इनका रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार हम देखेंगे तो रोम साम्राज्य का आर्थिक जो था आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था, है ना। बंदरगाह, खाने, खदाने, ईंट भट्टे, जैतून के तेल के कारखाने अधिक मात्रा में पर्याप्त वहां व्याप्त थे, है ना। असाधारण उर्वरा क्षेत्र होता था, जिस कारण से क्या होता था वहां पर कृषि व्यापार भी बहुत ज्यादा तरीके से होता था, है ना। सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी, साथ ही साथ धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इस सभी विस्तार से क्या होता था कि रोमन साम्राज्य का था आर्थिक विस्तार जो था बहुत ही सुदृढ़ था। तो ये क्या होता है कि जो किसी भी साम्राज्य में आर्थिक विस्तार बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं कि विधि होती है, क्योंकि जैसे रोमन साम्राज्य जो इतना वैभवशाली रहा, इतने कह सकते हैं शताब्दियों तक जहाँ शासन हुआ, तो उसका सबसे बड़ा यही कारण था कि वहाँ की जो आधारभूत ढांचा था वो काफी मजबूत था, है ना। तो वहाँ एक तरह से कह सकते हैं समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाहें थी, है ना। खदानें खाने थी, जैसे आप कह सकते हैं कि सोने की खदान, ये फिर मिनरल्स, तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में सोने चांदी, जिसके कारण क्या होता था कि अगर आपके पास सोने का भंडार है, सोने के एक तरह से है, तो वहाँ साम्राज्य में वैभव खुशहाली बहुत ज्यादा रहती थी, क्योंकि सोना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। साथ ही साथ वहाँ के जो किसी साम्राज्य की वैभवशालिता का जो सबसे बड़ा एक तरह से उदाहरण होता है वो है वहाँ की मिट्टी की उर्वरता, क्योंकि क्या रहता है आपके पास पैसा कितना भी हो, अगर खाने की सामग्री उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो आपके शासन क्षेत्र में रहने वाली जनता खुश नहीं हो। तो असाधारण उर्वरा क्षेत्र होने के कारण वहाँ क्या था कि जनता भी खुश थी, जिससे क्या होता उत्पादन ज्यादा होता था, जिससे क्या होता सभी लोग खुश रहते थे और प्रॉपर एक तरह से साम्राज्य का विस्तार हुआ। सुगठित वाणिज्यिक एवं बैंकिंग व्यवस्था थी तथा धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था, जिस कारण से क्या होता था कोई भी एक तरह से कमियां साम्राज्य में नहीं उत्पन्न हो पाते थे। तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए कंटेनरों में की जाती थी, जिसे एम्फोरा कहा जाता था। एम्फोरा किसे कहा जाता था, जहां तरल पदार्थों को जिसकी ढुलाई या फिर कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, जिन कंटेनरों में रखा जाता था उसे एम्फोरा कहा जाता है। जो स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल था, है ना, उसे ड्रेसल 20 नामक कंटेनर में लाया जाता था। तो ये जानकारी इसको याद करने क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो जो इस कहने का तात्पर्य है कि जैतून के तेल जैसे लिक्विड जो थे उनको कंटेनर में ढुलाई की जाती थी। तो स्पेन में जो जैतून का तेल उत्पादन होता था उसको जब यहाँ रोम साम्राज्य में लाया जाता था या फिर कंटेनरों से ले जाया जाता था कहीं भी, तो उसे ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। श्रमिकों पर नियंत्रण कैसी थी, तो जैसे कि शुरू में ही बता दिया गया है कि जो रोमन साम्राज्य का जो सबसे बड़ा विस्तार पूर्वक या फिर कह सकते हैं व्यवसायिकता का जो सबसे बड़ा कारण था वहाँ था एक तरह से दास प्रथा का मजबूती से होना, है ना। तो दासता की मजबूत जड़ें रोमन साम्राज्य में थी, क्योंकि अधिकांश जो कार्य होते थे फ्री में दासों से हो जाते थे, जिससे क्या होता था कि पैसों की बचत होती थी। और एक तरह से इसी कारण से क्या होता था कि ज्यादातर जो जनता थी वो स्वतंत्र नहीं थी। इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे, जो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जनता या फिर कितना बड़ा क्षेत्र लोगों की आबादी दास प्रथा के चंगुल में फंसी हुई थी। तो ये श्रमिकों को इस तरह से वहां नियंत्रण इतनी कठोरता से किया जाता था। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा दिया जाता था, मतलब कैसे कि दास एक तरह से उनके लिए पूंजी होती थी जिनका व्यापार किया जाता था। उन पर एक तरह से कह सकते हैं कि दास अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसके बदले आपको पैसा प्राप्त होता था, जिससे क्या होता है कि कहीं भी निवेश करना है तो आप दास को गिरवी रख के कुछ भी आप कार्य चालू कर, तो दासों को पूंजी का निवेश का दर्जा समझा जाता था। उन पर बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, है ना। उनको खाने पीने से लेकर हर एक तरह से यातनाएं दी जाती थी। काम न करने पर उनको बहुत ही ज्यादा यातनाएं प्रदान की जाती थी। तो उन पे क्या था, श्रमिकों पर बहुत ही कठोर नियंत्रण रहता था। दासों पर, श्रमिकों पर बहुत ही कठोर नियंत्रण रहता था, बिना पैसे के कार्य कराना। तो ये दासों का एक तरह से कह सकते हैं।
और ग्रामीण जो वहाँ के क्षेत्र थे, ऋण ऋणग्रस्तता वहाँ बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब जैसा कि शुरू में ही बताया गया था, जो अभिजात वर्ग हो गए, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ये तीन महत्वपूर्ण पहलू थे किसी भी रोमन साम्राज्य के लिए विस्तार में। पर ग्रामीण जो थी वहाँ ऋणग्रस्तता बहुत ही ज़्यादा थी। यद्यपि आर्थिक विस्तार बहुत ही अच्छा था रोमन साम्राज्य का, पर फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ऋणग्रस्तता ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ दासों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा होते थे। जो गरीब होते थे उनको दास बना लिया जाता था, जिससे क्या होता था कि उन पर ऋण का बोझ ज़्यादा हो जाने से वो दासता स्वीकार कर लेते थे। तो इस कारण ग्रामीण ऋणग्रस्तता बहुत ही ज़्यादा थी। अब हम देखेंगे सामाजिक श्रेणियां हैं। सामाजिक श्रेणियों में प्रारंभिक राज्य में हम देखेंगे, पहला है सेनेटर, अश्वरोही, जनता का सम्मानित वर्ग, फूहड़, निम्न स्तर वर्ग, दास। तो ये सामाजिक श्रेणियां थी, जिसमें से पहला आपके जैसे सेनेटर हो गया, जो एक तरह से राजनीतिक पद होता था। अश्वरोही हो गया, जो सेना में काम करते थे। जनता का सम्मानित वर्ग था, है ना। जनता का सम्मानित वर्ग में जैसे अब अभिजात वर्ग थे, जिनके पास पर्याप्त पैसा था, जिनको जो एक तरह से कह सकते धर्म और पैसों से और ज़्यादा उन्नत व्यवस्था में रहते थे। फूहड़ निम्न स्तर था वहाँ, मतलब गरीबी, अति गरीबी, जैसे ग्रामीण ऋणग्रस्तता आपने जैसे देखा, है ना। तो एक तरह से वो वर्ग था, और एक था दास वर्ग। तो ये सामाजिक श्रेणियां थी प्रारंभिक राज्य में, रोमन साम्राज्य। परवर्ती काल में क्या हुआ कि अभिजात वर्ग ज्यादा बढ़ा, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इसमें तीन हो गए, है ना। तो जो सेनेटर, अश्वरोही, जिनको इज्जत मिलती थी, वो तो एक तरह से उनको हटा के अभिजात वर्ग में आ गए। जिनके पास ऐसा खासा राजनीतिक पकड़ थी, पैसा था, वो अभिजात वर्ग में आ गए। उसके बाद मध्यम वर्ग, जो अभिजात वर्ग के आगे पीछे या फिर उनका कार्य करते थे। और तीसरा जो हो गया निम्न स्तर, जो दासता या फिर ग्रामीण ग्रामीण जनता थी, वो निम्न वर्ग में आती थी। और साम्राज्य में भ्रष्टाचार और लूट खसोट, भ्रष्टाचार और लूट खसोट बहुत ही ज्यादा थे। जो क्या आता था प्रारंभिक राज्य में, ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कमियां थी। एक, क्योंकि अगर अभिजात वर्ग का उतना वर्चस्व न होता तो लोगों पर नियंत्रण उतना आसान न होता, है ना। तो ये सब थे। परवर्ती काल में क्या हुआ कि रोमवासी जो थे, रोमन साम्राज्य में बहुदेववादी होने लगे थे, है ना। लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, देवी देवताओं जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। मतलब बहुत सारे देवी देवताओं को मानने लगे थे, है ना। पूजा पाठ ज्यादा करने लगे थे, जिसमें से प्रमुख देवता जुपिटर थे, जूनो, मिनर्वा, मार्स। इन सभी कारणों से क्या हुआ कि प्रांतों का पुनर्गठन करना पड़ा, ताकि उनको एक तरह से कह सकते हैं कि नियंत्रण ज्यादा हो सके, और जो बाहर आक्रमण हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना, है ना। जो कार्य सैनिक के हैं उनको सैनिकों से ही कराएं, है ना। जो कार्य असैनिक के नहीं है उनको सैनिकों से ना कराया जाए, जिससे क्या हो, सैनिकों पर ज्यादा बोझ ना हो, उनको सिर्फ युद्ध के लिए ही एक तरह से कह सकते हैं तैयार किया जा सके। इस्लाम का विस्तार भी होने लगा था। प्राचीन विश्व की संस्कृति में सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति यही थी कि इस टाइम पे परिवर्ती काल में रोमन साम्राज्य में इस्लाम का विस्तार बड़ी तेजी से फैला। रोम साम्राज्य को सामान्य तौर पर दो चरणों, पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल में विभाजित किया जा सकता है। इस साम्राज्य में भाषाएं विविधता बहुत ज्यादा थी, किंतु प्रशासनिक कार्यों के लिए क्या कौन सी भाषा यूज की जाती थी, लैटिन व यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। तो दो महत्वपूर्ण भाषाएं थी रोमन साम्राज्य में, जिसको प्रशासन के लिए ज्यादातर यूज किया जाता था, है ना। प्रथम शताब्दी के मध्य तक अगर देखा जाए तो उच्च कुल में जन्मे जूलियस सीजर ने अधीन रोमन साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया था। जूलियस सीजर एक सेना नायक था, है ना। तो एक सेना नायक जिसकी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि उसने उसके अधीन जब रोमन साम्राज्य आया तो उसने आज के वर्तमान का ब्रिटेन, जर्मनी, यहाँ तक रोमन साम्राज्य को फैला दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोमन, जो वर्तमान में इटली रोम साम्राज्य है ना, तो वहां से रोमन साम्राज्य कहाँ तक फैला, कितने बड़े भूभाग तक फैलाया गया। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो जूलियस सीजर था उसने ऐसा किया। रोम साम्राज्य में सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें रोम की गणतांत्रिक सत्ता पर अपना एक नियंत्रण स्थापित किया था। मतलब सीनेट जो था वो जो रोम की गणतांत्रिक सत्ता थी, है ना, जिसमें लोगों के लिए निर्णय लिए जाते थे, उनकी सुरक्षा के लिए, उन पे एक तरह से कह सकते हैं कि कार्यों के लिए। तो सीनेट यही ऐसी व्यवस्था है जिसको रोमन की गणतांत्रिक सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सम्राट और सीनेट के पश्चात सामाजिक शासन की जो दूसरी प्रमुख संस्था थी वो सेना थी। मतलब सम्राट, उसके बाद आप कह सकते हैं कि सीनेट, और सीनेट के बाद जो सामाजिक शासन की दूसरी बड़ी इकाई थी वो सेना थी, जो सेना के द्वारा भी सामाजिक शासन की व्यवस्था को तरीके से संभाला जाता था। तो ये एक तरह से रोमन साम्राज्य का पूरा खाका था। अब आगे हम देखेंगे इसमें क्या है।
तो क्या है कि इस साम्राज्य में विभिन्न प्रांतों को, इस साम्राज्य को जो था विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया जाता है, जिससे उनसे कर वसूला जाता था। प्रांतों में क्यों विभाजित किया जाता था? क्योंकि इतने बड़े प्रांत पे शासन करने के लिए, साम्राज्य में शासन करने के लिए, उसको जब आप प्रांतों में विभाजित करेंगे तो प्रांत के जो प्रांतीय पति होते थे, जिनके क्या होता था कि शासन चलाना आसान होता था, है ना, तो इसलिए उन्हें प्रांतों में विभाजित किया जाता था और उनसे कर वसूला जाता था। अनेक नगरों में कारथल, सिकंदरिया, एटिया, भूमध्य सागरीय तटों पर सबसे बड़े शहरी केंद्र थे। ये शहरी केंद्र साम्राज्यिक प्रणाली के आधार स्तंभ थे। तो जो कारतज थे, सिकंदरिया, एटिया, ये क्या था, भूमध्य सागरीय जो तट थे उन पर स्थित बड़े, बहुत ही बड़े शहर थे। ये शहर क्या थे कि ये सामाजिक प्रणाली के आधार स्तंभ थे। इनसे बहुत ज्यादा कर आता था, है ना, और विभिन्न जो व्यापार होते थे इन्हीं सारे शहरों से होते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के विभिन्न शहरी केंद्र थे। तत्कालीन रोम साम्राज्य में एकल परिवार व्यवस्था प्रचलन थी, है ना, विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा ही आयोजित किए जाते थे, है ना, जैसे अपने भारत में जैसे चलता है कि परिवार द्वारा ही पसंद करके शादी की जाती है, वैसे वहां भी पुराने समय में ऐसी व्यवस्था मौजूद थी। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में दिखाई देती है ना। तीसरी शताब्दी के मध्य बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। जो आप कह सकते हैं कि जो रोमन साम्राज्य सम्राट थे, उन्होंने ईसाई धर्म को एक तरह से पूरा राजधर्म बनाना चाहा। तो क्या है कि तीसरी शताब्दी के मध्य बाइबिल का जो कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। प्राचीन काल में दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा था, जो हमने पढ़ चुका है। रोम की अर्थव्यवस्था तो दास श्रम पर ही आधारित थी, है ना। पहली सदी में दास प्रजनन रीत भी अपनाई जाती थी। तो रोम की जो अर्थव्यवस्था का जो इतना बड़ा जो एक तरह से निवेश पन था, या फिर कह सकते हैं कि बढ़ने का कारण था, उसमें दास भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, है ना। इतिहासकार टैसीटस ने रोमन साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन किया, है ना। जो इन्होंने क्या किया था कि इसके विभिन्न सामाजिक समूहों को वर्गों में विभाजित किया, है ना। कंस्टेंटाइन ने क्या किया, सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली आरंभ की, जो कि परवर्ती काल में भी प्रचलित रही। तो ये कंस्टेंटाइन कौन थे? ये रोमन सम्राट थे, जिन्होंने मौद्रिक प्रणाली के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि नए सोने पर आधारित नए मौद्रिक प्रणाली अपनाई थी, जो उनके बाद भी एक तरह से कह सकते हैं कि रोम साम्राज्य में परिवर्ती काल तक भी आरंभ थी। परिवर्ती रोम साम्राज्य में नौकरशाहों के मध्य उच्च व मध्य वर्ग दोनों अपेक्षाकृत बहुत धनवान थे, क्योंकि वे अपना वेतन सोने के रूप में प्राप्त होता था। इसके साथ ही इस काल में भ्रष्टाचार अधिक व्याप्त हो चुका था, क्योंकि आपको पता है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण क्या था कि अभिजात वर्ग जो थे, जिनके हाथों में एक तरह से कहते हैं राजनीतिक सत्ता थी, तो दूसरों का काम करने के लिए उनके बदले वो पैसे मांग करते थे, जिससे क्या होता था, भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। ऋतु प्रवास क्या कहते हैं? ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों, नीचे मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज वाले गौलों और चरवाहों के मौसम के अनुसार वार्षिक जो आवागमन होता है उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। दिनारियास क्या होता है? रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, जिसमें 4 से 5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। कंस्टेंटाइन द्वारा प्रचलित सिक्के को सालिडस कहा जाता था। यह सिक्का 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से निर्मित किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे जो अपना साम्राज्य था, कितना बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वहां की अच्छी थी। 5वीं शताब्दी तक साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि विखंडित हो गया, लेकिन अपने पूर्वी भाग में आधे भाग में रोम साम्राज्य अखंड और अत्यधिक समृद्ध रहा। 7वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के मध्य रोम के अधिकांश भागों को अरबों द्वारा कब्जे कर लिए गए। यही कारण है कि अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम धर्म के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति की संज्ञा दी जाती थी। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी, जैसे धार्मिक संप्रदायों, अनेक देवी देवताओं, वेशभूषा, बोलचाल की भाषाएं, तरह तरह के भोजन, बस्तियां और अनेक रूप थे। तो इस तरह से हमारा ये आज का क्लास कंप्लीट होती है। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो हमारा ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम जो लेके आएंगे चौथा चैप्टर लेके आएंगे हिस्ट्री का, 11th क्लास की। जब ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम 12th क्लास की एनसीईआरटी लाएंगे। तो आपको ये कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी लोगों का।